पिछले वीडियो में हमने समझा कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। आज हम लोग समझेंगे कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। ठीक है, तो ये आज इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इन्वेस्ट हम लोग को कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो तो हम लोगों ने देख लिया पिछले वीडियो में। तो देखते हैं कि जब कोई इन्वेस्ट करता है तो वो देखता है कि उसको रिटर्न कितना मिलेगा, और अगर उसको रिटर्न मिलता है इन्वेस्टिंग पे तो उसके साथ साथ उसको देखना है कि उसका रिस्क कितना है। ठीक है, तो व्हेन इन्वेस्टिंग वन हैज़ टू चूज एसेट क्लास दैट सूट्स द इंडिविजुअल्स रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल। रिटर्न जहाँ है वहाँ पे रिस्क भी होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई इंडिविजुअल, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है अपने पैसे पे, और कोई जो है बहुत कम, ठीक है, मीडियम में लेने को तैयार है, और कोई होता है कि वो ज़ीरो रिस्क लेना चाहता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको उसका रिस्क और रिटर्न के हिसाब से सोच के आगे बढ़ना चाहिए। तो जो पॉपुलर एसेट क्लासेस हैं जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, पहला तो आपका फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा इक्विटी जिसको हम लोग शेयर बाज़ार या स्टॉक मार्केट में कहते हैं, तीसरा रियल इस्टेट है, ठीक है, और चौथा कमोडिटीज़ प्रेशियस मेटल्स हो गया। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो ये क्या होता है? फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट ये ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, जो भी पैसा आप लगाओगे वो सेफ माना जाएगा। ठीक है, जिसमें लगाओगे वो आपको इंटरेस्ट पे करेगी आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे। जैसे कि बैंक में आपने एफडी करा लिया, ठीक है, तो ये उसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का। जो इंटरेस्ट पे होगा वो हो सकता है क्वार्टरली हो, सेमी एनुअली हो, या फिर एनुअली हो। कैपिटल जो आपका पैसा लगा है वो जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा तब आपको वो मिल जाएगा। अधिकतर लोग एफडी कराते हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि बैंक का एफडी तो बता ही दिया। ऐसे ही गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड इशू करती है जिसको हम लोग जीसेक या फिर ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स कहते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट जो है और सारे एजेंसी से मिलके, जैसे गेल हो गया, हुडको हो गया, एनएचएआई हो गया, वहाँ से बॉन्ड इशू करवाती है। ऐसे ही टाटा, बजाज, रिलायंस, अदानी का बॉन्ड इशू होता है। ठीक है, अब ये तो डेटा पुराना हो गया है, फिर भी यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो बैंक का एफडी है वो 5 से 6% तक देती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है 5.5%, और फ्यू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है वो 9 या 10% के आसपास देती है। तो रेट्स अक्रॉस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ये, ठीक है, डिफ़र करता है क्योंकि उसका रिस्क भी क्या होता है, डिफ़र होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होता है उसको सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो रिस्क होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट जो है आपको चीट नहीं करती है, आपके पैसे को चीट नहीं कर सकती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक है, और हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स देख चुके हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो है इक्विटी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी यहाँ पे शेयर्स को बाई सेल करना ये आता है, जो कि पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट का ही कह रहा है, द शेयर्स आर ट्रेडेड ऑन बीएसई में ट्रेड होता है और एनएसई में ट्रेड होता है। जब कोई इन्वेस्टर इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो वहाँ पे कैपिटल की कोई गारंटी नहीं होती है, और यहाँ पे रिस्क जितना ज़्यादा रिटर्न भी उतना ज़्यादा, ऐसा कहा जाता है। बट ऐसा देखा गया है कि इक्विटी पिछले 10-20 सालों में 12% के हिसाब से CAGR देकर गई है।
ऐसे ही अगर बहुत अच्छा कंपनीज के बारे में बात करें तो उसने 20% का भी CAGR दिया है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। और ऐसे 20% CAGR वाले कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक स्किल चाहिए होता है, ठीक है। आपको हार्ड वर्क चाहिए एंड आपको पेशेंस चाहिए। चलिए, तीसरा है रियल इस्टेट। तो रियल इस्टेट में हम लोग प्रॉपर्टीज़, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, ठीक है, वो सब का बाई एंड सेल करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि बैक एंड प्लॉट्स हो गया, अपार्टमेंट्स हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गया, इन सब का हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। इसके लिए हैवी अमाउंट चाहिए होता है। यहाँ पे दो इनकम सोर्सेज हैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट से। पहला तो रेंटल इनकम और दूसरा इसका कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसका जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। द रेंटल यील्ड, ठीक है, वो 2-3% के आसपास वेरी करता है, जो उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता है, ठीक है। ये राइटर का ओपिनियन है। एप्रिसिएशन इन लैंड प्राइसेस इन द सेलेक्ट पॉकेट्स एंड इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, इसका कम ज़्यादा होता रहता है। द ट्रांजेक्शन प्रोसीजर कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग लीगल वेरिफिकेशन, ठीक है। लीगल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स का लीगल वेरिफिकेशन होता है यहाँ पे। कैश आउटले इन रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली क्वाइट लार्ज, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगता है। यहाँ पे कोई ऑफिशियल मैट्रिक नहीं है जिससे कि रिटर्न कितना जनरेट किया रियल इस्टेट ने, ये अपने को नहीं पता चलता है। तो यहाँ पे ये बोलना ठीक है। एक जैसे कि हमने बोला कि FD में 5-6% और इक्विटी में 12% के आसपास मिलेगा, यहाँ पे ऐसा बोलना यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेजर करने के लिए कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं कम्युनिटी पे, बुलियंस पे। सो गोल्ड हो गया, सोना हो गया, सिल्वर, चांदी हो गया, इसको बहुत पॉपुलर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर लॉन्ग टाइम में अप्रिशिएट किए हैं, और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये भी 5 से 8% पिछले 20 सालों में देखा गया है कि अप्रिशिएट हुए हैं। बहुत सारे तरीके हैं कि आप इन गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला तो आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGF जिसको कहते हैं, SGBs जिसको कहते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम जो पिछले वाला एग्जांपल दिए थे कि वाई टू इन्वेस्ट, अगर उसको हम लोग देखें तो यहाँ पे ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमने अगर फिक्स्ड FD में इन्वेस्ट किया 9% एवरेज लेके, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट ग्रो होगा 20 सालों में वो 3.3 करोड़ के हिसाब से होगा। अगर इक्विटी में सिर्फ 15% के हिसाब से CAGR देखें तो हमारा जो इक्विटी ग्रो होगा 20 साल के बाद वो होगा 5.4 करोड़ के हिसाब से। और अगर हम लोग गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं 8% के हिसाब से मान के चलते हैं तो वो 3.09 करोड़ होगा। ये कहाँ से आया? ये मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था कि वाई शुड आई इन्वेस्ट करके, ठीक है, तो वहाँ पे उसका डेटा यहाँ पे लिया गया है। चलिए, अब यहाँ पे इक्विटीज़ जो है वो आपको बेस्ट रिटर्न दे सकती है अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको बेस्ट रिटर्न देंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी क्रिप्टो भी आ गया है, क्रिप्टो करेंसीज भी आ गई है, वो भी एक एसेट क्लास है। तो देखिए, उस पर कोई कमेंट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई एक रूल्स एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसके लिए नहीं बनाया है, ठीक है, जिससे कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिल सके। तो इसमें कोई भी बात अभी नहीं किया जा सकता है। चलिए, अब इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो क्या सिर्फ एक ही में करें? तो मेरा मानना है नहीं, आपको सभी एसेट क्लास को मिक्स करके करना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पे टेक्निक है कि हम लोग उसको कैसे करें। जैसे मान लीजिए कि आप एक यंग प्रोफेशनल हैं, तो आप जो है थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेंगे, ठीक है, आपके एज और इन्वेस्टमेंट ईयर्स के हिसाब से। बट ठीक है, इसमें ये आप देख सकते हैं कि
अगर आप यंग एज में हैं तो एटलीस्ट 60% आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कर सकते हैं, 20% गोल्ड एंड सिल्वर में कर सकते हैं और 20% एफडी में कर सकते हैं। तो ये परसेंटेज मिक्स जो है वो चेंज होता है बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल, आप कैसा रिस्क लोगे और आपके एज के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अब कोई रिटायर पर्सन है तो वो क्या कर सकते हैं, 80% एफडी में इन्वेस्ट करें, 10% इक्विटी में और 10% प्रीशियस मेटल में। ये जस्ट अ व्यू है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो। तो लास्ट में हम लोग ये देख लेते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग को क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानना है कि रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड, मतलब कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे अप्लाई होता है, जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न। और ऐसे ही एफडी में एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप अपना प्रिंसिपल मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे वो आपका प्रोटेक्ट रहेगा, ये लेस रिस्की है। हाउएवर आप जो इसमें एफडी में इन्वेस्ट करोगे वो हो सकता है कि इन्फ्लेशन को बीट ना करे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एफडी जो है आपको मान लीजिए 9% देगा, लेकिन इन्फ्लेशन जो महंगाई दर है वो 10% है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आप 1% लूज ही कर रहे हो। ठीक है, सो द रिस्क इंक्रीजेज इफ़ यू इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट एफडी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कॉर्पोरेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे रिस्क इंक्रीज होगा, बट वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकता है। अब इक्विटीज़ में तो इन्वेस्ट करना ग्रेट ऑप्शन तो है ही, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को बीट करता है लॉन्ग पीरियड में, और ये देखा गया है कि इसने क्लोज टू 14-15% दिया है। ठीक है, लेकिन इक्विटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। रियल इस्टेट ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कैश लगता है। ठीक है, और यहाँ पे लिक्विडिटी का भी इशू होता है, आप यहाँ पे कभी भी बाई एंड सेल नहीं कर सकते हो जब भी आप चाहो, जो कि इक्विटी में पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। नाउ गोल्ड एंड सिल्वर ये सेफ़र है, बट अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो अल्टीमेटली ये निकल के आता है कि आप इक्विटीज़ यानी शेयर बाज़ार में ठीक है आ सकते हो, वहाँ देख सकते हो, बट उसके लिए आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैं इसके थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ और में डिस्कस करेंगे। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।